नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवनागरी हिंदी चैनल पे। जैसा कि हमने शुरू किया था यूजी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए इकाई 10 की रचनाओं को पढ़ने का, तो उसी क्रम में आज हम लोग भोला राम का जीव पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जामुन का पेड़ पढ़ लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे जाके वो वीडियो मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिएगा और ये भी बताइएगा आपको कैसा लगा और आपको क्या उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए ये भी बताइएगा, ताकि मैं आने वाले लेक्चर्स में उसको इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज भोला राम का जीव, जिसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। तो दोस्तों, आप लोग एक नोटबुक और एक पेन लेकर साथ में रखिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट लाइन हो उसको आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो बस सब टेक्स्ट रचनाओं के अंदर से उसके महत्वपूर्ण कथन को भी देखकर पूछा जा रहा है। क्रमानुसार जो भी पात्र है उसके बारे में पूछा जा रहा है। जो स्थान का जिक्र है उस स्थान का क्रमानुसार भी पूछा जा रहा है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप इसको बस लेक्चर को देखें ना, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट बात हो उसको नोट डाउन भी करते चले। तो चलिए शुरू करते हैं भोला राम का जीव। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को क्रम और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा क्या नहीं हुआ था कभी, तो हम लोग अभी आगे देखेंगे। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। क्या बात। उसे निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। यहाँ धर्मराज मतलब यमराज। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और उस रास्ते में रेलवे उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजो रेलवे अफसर पहनते हैं, मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये लाइन दे सकता है एग्जाम में, इतना से इतना बोल दे सकता है, पूछ सकता है कि किस रचना से संबंधित है या किस रचना में इसका जिक्र है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि ये किस लेखक से संबंधित है। क्योंकि अब पैटर्न तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे टफ होता जा रहा है, इसलिए जितना हो सकता है, जितना स्कोप है क्वेश्चन आने का, उन सभी स्कोप को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो ये वाला लाइन जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं। ये तो अभी भी प्रासंगिक है। ये सब बात देखते होंगे ऑनलाइन जो भी होता है, उसमें कभी मोबाइल की जगह ईटा भेज देता है लोग डब्बा में पैक करके, तो अभी भी हो रहा है। तो ये प्रासंगिक है अभी भी, तो इसको नोट डाउन कर लिया कि लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और उसे रास्ते में रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों को मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं, मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। ये देखिए अभी भी हो रहा है। यहाँ तो बिहार में तो पटरी गायब हो जा रहा है रेल का, तो क्या ही कहा जा सकता है। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने बैंक से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि आए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं।
कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी मारते हुए नहीं, बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया। ओवरसीयर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल गई है, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसी ने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? देख रहे हैं किस तरह से सटायर किया जा रहा है लेखक के द्वारा। हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त जी ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता दो, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। अब जाएंगे नारद जी खोजने। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखा, बताया भोलाराम नाम था। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में परिवार समेत रहता था। तो ये देखिए भोलाराम का घर कहाँ था। तो भोलाराम का घर था जबलपुर शहर में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके जबलपुर शहर के एक धामपुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में परिवार समेत रहते। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देख लीजिएगा। एक पहले तो ये हो सकता है कि जबलपुर कुछ था, अब शायद अगर एक ही स्टेप या 2 स्टेप ज़्यादा जाए कि अगर 3-4 कथन दे दे भोलाराम के जीव से संबंध था, उसमें लिख दे कि जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 2 कमरे के टूटे फूटे मकान में परिवार समेत रहता। तो घुमा दें यहाँ पे है, जबकि लिखा हुआ 1.5 कमरा और उसमें ऑप्शन में दे देगा 2 कमरा, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी अब आने वाले समय में ये पैटर्न भी ला सकता है। तो हम लोग को सारे चीज़ को देखते हुए तैयार रहना है। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। और इस देखिए, एक स्त्री, 2 लड़के और 1 लड़की, मतलब एक पत्नी थी, उनके 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्र लगभग 60 साल उम्र था। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया। कितने साल पहले रिटायर हो गया? तो 5 साल पहले रिटायर हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, किराया 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देख कर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊँ, गरीबी की बीमारी थी। कितना मर्म है इस पंक्ति में। क्या बताऊँ, गरीबी की बीमारी थी। सबसे बड़ा बीमारी है गरीबी की बीमारी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त दे देते, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपये महीना पेंशन मिलती। यहाँ कितना पेंशन मिलने के बाद हो रहा है? 50-60 रुपया। और कुछ काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हुए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब किसी स्त्री। स्त्री ने घुटरा कर नारद की ओर देखा, बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। अरे यहाँ पे सटाया है फिर से। लोगों को लगता है ना कि वो सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरी है, तो ये सोचना ठीक है, क्योंकि यही अच्छी गृहस्थी का आधार है। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई थी। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा और कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे।
वहाँ पहले ही से कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपकी दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवें। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम गए तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। देखिए, अभी तक ये रचना प्रासंगिक है। अभी भी सरकारी डिपार्टमेंट में कुछ यही हाल रहता है, बैंक में भी यही हाल है, ब्लॉक में जाइए यही हाल है। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया। देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी सो रहा है। साहब पूछता रौब से, काम है? नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप है बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की भाई, यह भी एक मंदिर है, यह भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है मगर। साहब रुके, जल्दी भी हो सकती है मगर। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं कि यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि नारद से क्या चीज़ का डिमांड करता है साहब जो ऑफिस में बैठा? तो वीणा का। किसके लिए? तो अपनी बेटी के लिए, जो उसकी बेटी संगीत सीख रही थी। ये सब आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन जब यही अगर कथन में दे दे या फिर अचानक से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन फेस करना पड़े तो वहाँ प्रेशर में शायद आप गलती कर सकते हैं। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही एक छोटी छोटी गलती, एक प्रश्न गलत करेगा और यही 2-3 प्रश्न आपको नेट या JRF से पीछे धकेल देगा। तो इसलिए एकदम जो आसान चीज़ तो उसको तो गलत करना ही नहीं है। तो एकदम जो ये सब जो आसान लो हैंगिंग फ्रूट्स है, इसको तो छोड़ना ही नहीं, इसको तो एकदम दिमाग में सेट करके रखना। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों में भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊँचा सुनता, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। साहब फाइल में सवाल आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ में आ गई। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में, थोड़ा इंतजार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो चलिए दोस्तों, ये ख़त्म हो गया। और ये लास्ट में आप देख लीजिए कि भोलाराम कहाँ था। तब भोलाराम अपने ही जो उसका पेंशन का फाइल था उसी पेंशन के फाइल में वो दबा पड़ा था, क्योंकि उसकी आत्मा यहीं पे अटक गई थी कि उसको पेंशन नहीं मिला। तो इसलिए ये भी आज ख़त्म होता है, भोलाराम का जीव भी। जो भी इम्पोर्टेंट, इसमें ज़्यादा तो कुछ था नहीं, 3-4 लाइन था बस, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और एक आपका एक नोट्स हो जाएगा। और बस इसको 2-4 बार, दो के स्पीड में बढ़ाकर भी 2-3 बार आप सुन लीजिएगा, तो ये आपको स्टोरी याद रहेगा। तो एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। बस 2-3 बार इसको 2 गुना स्पीड पे सुन लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और
इसमें ज़्यादा तो पंक्तियाँ थी नहीं, तो 1-2 लाइन है, 2-3 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा मिला है, तो उसको याद कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले रचना में आपके साथ। और इसके बारे में और कोई भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई फीडबैक चाहते हैं, या आपका कोई सजेशन है कि मैं किस पे और वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और खूब रिवीजन करते रहिए।